Hello everyone, I am Vaibhav Misra and I welcome you all to Kalam PCS. 69 BPSC के लिए फोकस बैच हमारा स्टार्ट हो गया है आज से। इसकी अनाउंसमेंट आपको पहले से की जा रही थी। आज हम इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये आज से स्टार्ट हो जा रहा है और आपको पता है कि ये जो बैच है 20 सितंबर तक चलेगा। ये 50 लेक्चर होंगे इसमें और लगभग 150 आवर का कंटेंट आपको मिलेगा। प्लस इसमें जो है 7 सेक्शनल टेस्ट प्लस 7 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपको। प्लस करंट अफेयर के लिए आपको बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। हर क्लास में हैंडआउट्स मिलेंगे। तो ये फोकस बैच जो होगा ये आपका कंप्लीट सिलेबस लगभग करा देगा फॉर बीपीएससी 69th। अगर आप बात करें तो बीपीएससी ने जो अनाउंसमेंट किया है एग्ज़ाम जो है 38 सितंबर 2023 में को होगा। आज हमारा 29 सितंबर 2023 है। तो आप जोड़ सकते हैं लगभग 4 महीने हमारे पास है, 4 मंथ्स है। And 4 months is very sufficient to clear BPSC prelims। यहाँ पे आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट प्रिपरेशन। जिन्होंने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है और आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो तो आराम से कर ही लेंगे, बट जो जिनको थोड़ा डिले हो गया है वो भी आराम से बाद में भी कर सकते हैं। 1-2 क्लासेस मिस भी हो जाए तो आप निश्चिंत पूर्वक ज्वाइन करें इसको, क्योंकि जो स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड क्लास होगी वो थोड़ी लाइट रहेगी। बाद में आप देखेंगे कि पेस थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे। तो चलिए बीपीएससी को समझते हैं कि क्या एग्ज़ाम किस पैटर्न का है। तो अगर हम बात करें तो बीपीएससी जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछती है। अब ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है ये टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं और हमें समय जो है 120 मिनट्स का दिया जाता है। यानी एक सवाल को करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। लगभग 45 सेकंड्स के अंदर आपको एक सवाल करना है। अब अगर हम इस एमसीक्यू पैटर्न को देखते हैं तो ये थोड़ा अलग है इन कंपेरेटिव टू अदर एग्ज़ाम्स। जैसे आप अदर स्टेट एग्ज़ाम लेंगे या आप यूपीएससी से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कैसे? जैसे आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देखते हैं तो वहाँ भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दोनों में अंतर क्या है कि एक ई ऑप्शन का अंतर है। अभी तक जब 67 तक आप देखिएगा कि ये जो ई ऑप्शन था इसमें नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ये दोनों एक साथ ऑप्शन में थे। अब 68 का क्वेश्चन ये देखिए और ये रहा 67 का क्वेश्चन है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो लास्ट ई ऑप्शन है वो नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ये दोनों ही कंबाइंड है। लेकिन आप यहीं पर अगर आप 68 का पेपर देखते हैं तो थोड़ा और चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर देन वन एक ऑप्शन है एंड नन ऑफ द अबव एक अलग ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक अलग ही टाइप का अभी चल रहा है जो अदर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी ने इस चीज़ को अभी तक नहीं अपने एग्ज़ाम पैटर्न में डाला है। तो ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है थोड़ा सा यूनिक है इस पर्सपेक्टिव में। अब बात करेंगे कि इससे क्या चेंजेस हो रहा है। तो चेंजेस में आप देखिए कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है इसमें। यहाँ पर फिर भी चलो बहुत टाइम आप इसको इग्नोर कर देते थे, इसको आप एक पैसिव ऑप्शन की तरह देख लेते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि आप 5 में से 2 ऑप्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन में कंसीडर करना ही है, हर क्वेश्चन में आपको रीथिंक करना पड़ेगा। तो टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड इसीलिए आपको फुल लेंथ टेस्ट की ज़रूरत है प्लस सेक्शनल टेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी।
और इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो फोकस बैच है उसमें हम लोग 14 टेस्ट का प्रोविज़न रखे हैं, जिससे कि आपको लगभग लगभग आदत सी लग जाएगी कि आप दो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ मुद्दा बनता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अप्रोक्सीमेट ऐसा ही हर देखा गया है कि फ्रॉम 64, 65, 66, 67 या फिर 68 का भी ले ले, तो मोर और लेस इसी पैटर्न को, इसी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखा गया है कि यही चीज़ हो रहा है। लगभग अगर आप हिस्ट्री की बात कर ले तो हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन, ये कभी 35 और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है वैसे। ठीक है, जब 35-45 आ जाते हैं हिस्ट्री के, तो उस समय आप देखिएगा कि पॉलिटी के थोड़े कम हो जाते हैं क्वेश्चन, इकोनॉमी के भी कम हो जाते हैं। तो आप इसको देखिए कि यहाँ पे हिस्ट्री जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आप देखिए जनरल साइंस एक दूसरा जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। फिर उसके बाद बिहार स्पेसिफिक को आप एक, अगर आपको सिर्फ 3 टॉपिक भी पढ़ के जाना है तो इन तीनों चीज़ को तो आपको मस्ट पढ़ के जाना है। उसके अलावा करंट अफेयर का आप देखेंगे हर स्टेट पीसेस में करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस जो है पिछले 3-4 सालों से बहुत ही बढ़ गया है। यहाँ भी अगर आप करंट अफेयर का भी देखोगे तो यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर भी आते हैं, जो कि आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर आप चेंजेस एक्सेप्ट कर के चल रहे हैं तो चेंजेस में हो सकता है ये 5 to 7 की जगह ये 10 क्वेश्चन तक पहुंच जाए, या हो सकता है 12 क्वेश्चन भी पहुंच जाए। तो इस चीज़ को भी हमको कंसीडर करना है 69th बीपीएससी की तैयारी करते वक्त। ठीक है, तो ये देखिए अब हम बात करते हैं हमारे जो कोर्स है, इस कोर्स में क्या डिज़ाइन किया गया, इसका क्या असर पड़ रहा है। तो हमारा जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो ड्यूरेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट है वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, उस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए, उसको उस सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा पढ़ाया जाए। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों के द्वारा डाउट रहता है कि क्लासेस के अलावा मटेरियल कौन सा पढ़े, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करे, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दी है। जहाँ तक बात है मटेरियल्स की, तो फिलहाल आपको कोई अलग से कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो डेली क्लास हैंडआउट्स मिलता है आपको हैंडआउट्स मिलेंगे हर क्लास के बाद। ठीक है, नंबर 1 इज हैंडआउट, प्लस आपको बुकलेट्स करंट अफेयर का दिया जा रहा है। ठीक है, एंड क्लास में आपको 100% अटेंडेंस देना है। ये नहीं कि 50 क्लासेस है तो हम तो भाई 10 क्लास करेंगे, ऐसे में नहीं होगा। आपको 50 क्लास है तो ठीक है, आप 45 क्लास अटेंड कीजिए, जब टाइम है तब आप अटेंड कीजिए। हाँ चलो मान लो भूल बस आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण हो गया, बीमार हो गए, तो डेट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप जिस जिस दिन पे क्लास है आपको शेड्यूल दे दिया गया है, 28 सितंबर तक का शेड्यूल है, आप 28 सितंबर तक रेगुलरली क्लास लें, तो आपको बाहर से मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनसीन्स टेस्ट सीरीज भी आपका बहुत ही एग्जॉस्टिव है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको उसके भी एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो हर आप क्वेश्चन को लेंगे तो उसमें एटलीस्ट 3 ऑप्शन तो होने ही है आपको। 2 मान लीजिए ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, तो इंटू 3 हो जाएगा। इतने फैक्ट्स को आप जान लेंगे, और जब इन फैक्ट्स को आप जान लेंगे तो सबसे बड़ी चीज जो आपके पास आएगी, पावर ऑफ एलिमिनेशन।
तो इससे क्या होगा, जो फैक्ट्स आप जानेंगे तो कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में नन ऑफ द एबव और ऑल ऑफ द एबव को आप हटा देते हैं कि चलो ये नहीं हो रहा, इन्हीं तीन में से है, और एलिमिनेशन में आप देखिए कितना आसान हो गया। अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं देन 66% बच रहा है आपके पास, 33% आप हटा दिए हैं, यू आर वेरी क्लोज टू गेटिंग आंसर। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज प्लस आपका मटेरियल दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो अभी जो है हमारी जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो पॉलिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, बिफोर द क्लास आपको हर सब्जेक्ट में बताया जाएगा कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन जो टॉपिक्स कराए जाएंगे उसको तो आप पूरा ही देखेंगे। अगर आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट किया जाता है कि ये टॉपिक में आप ये देख सकते हैं, या हैंडआउट्स में कुछ अलग से टॉपिक बताया जाएगा जो कि हो सकता है कि बहुत फैक्चुअल टाइप का हो, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उन फैक्ट्स को भी आप याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ही फैक्ट बेस्ड आ जाता है, और ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत बल्क में दे दिए हैं कि अरे पूरा पूरा ब्रह्मांड ले लो, नहीं, विल गिव यू जस्ट अ 4 पेज हैंडआउट जो कि बहुत ही कम होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम पॉलिटी की। अगर आप पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो पॉलिटी में आप क्या देखते हो? देखिए, सबसे पहले अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत आता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से हो सकता है आ जाए, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। खैर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो आप यहाँ भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप देखिएगा प्रियम्बल से क्वेश्चन आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स से, डीपीएसपी से। ये सब तो पेट टॉपिक है, और कोई भी विद्यार्थी जो है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सबको छोड़ के नहीं जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है। मोर और लेस क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, आर्टिकल से इजी हो सकता है, कभी कभी डीप अंदर जाके पूछ लेता है, सब पार्ट्स पूछ लेता है, कभी कभी बहुत ही सिंपल पूछता है, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेष करके जो लास्ट 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसमें 9 शेड्यूल की बात हुई थी, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। फिर आप देखिए पंचायती राज, ये तो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इवन एसएससी से लेके यूपीएससी तक, बैंकिंग तक, हर एग्जाम में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर आप यूनियन स्टेट्स, अब यूनियन स्टेट्स में बताया हूँ बट दिस इज वेरी वाइड टॉपिक, ठीक है। इसमें आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी नहीं, फिर स्टेट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, देन आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनको अभी आप पढ़ेंगे, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब क्वेश्चन हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप देखोगे अभी एनसीबीसी, उससे क्वेश्चन आया था, कल आपका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, वैसे ही कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एनएचआरसी ले लीजिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे करके आप देखिएगा कि ओवरऑल
ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स होंगे जो कि हम क्लास में करेंगे, कुछ हैंडआउट्स के माध्यम से करेंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्लास है, बट हर क्लास में आपको ये रियायत नहीं दी जाएगी। चलिए, तो हमने आपको बताया कि जब आप इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के बारे में ध्यान में आना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं या किसी भी टॉपिक की आप बात करते हैं तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले सोचिए, सवाल आपके मन में सवाल करना सीखिए, क्योंकि जब आप सवाल करना सीखते हैं तभी आपकी माइंड्स में रैशनैलिटी बढ़ेगा, और जैसे ये चीज़ आने लगेगा वैसे ही आप सिविल सर्विस क्रैक करने के बहुत ही क्लोज आ जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ भी चीज़ तो आप क्या पूछेंगे कि क्या है, व्हाट इज इट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंपल सोचिए। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, इट इज द बेसिक लॉ दैट गवर्न्स द कंट्री। ठीक है, इसी से बाकी लॉ डिपेंडेंट है। अब ये करता क्या है, ठीक है, इसको दूसरे में क्या सिग्निफिकेंस है ये भी बोल सकते हैं। तो करता क्या है, डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड पावर। ठीक है, अब बताएगा कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, कैसी एग्जीक्यूटिव हो, कैसी लेजिस्लेटिव हो, गवर्नमेंट की विंग्स कैसे हो, स्टेट कैसा हो, ये बताया जाएगा इसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पावर डिफाइन होंगे। ठीक है भाई, एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है, लेजिस्लेटिव का पावर क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये कहाँ से बता रहा है, ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन से आया। ठीक है, अब स्टैब्लिश करेगा राइट्स एंड ड्यूटीज। कैसे, आप देखिए, स्टेट है, सिटीजन है, दोनों के बीच में एक रिश्ता है, और वो चीज़ कैसे पता चलेगा आपको, वो चीज़ पता चलता है कि जब राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन होंगी, और ये डिफाइन करने में कौन मदद करेगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मदद करेगा। ठीक है, यू हैव फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपको सिटीजनशिप दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप पार्ट 2 की बात करेंगे, फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11, यहाँ क्या है, ये बताता है सिटीजनशिप की बात। सिटीजनशिप में क्या बता रहा है, ये डिफाइन कर रहा है आपके आपके और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो दिस इज हाउ राइट्स आर स्टैब्लिश्ड। ठीक है, रिलेशन आर एस्टैब्लिश्ड। देन रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये तो आपको पता ही है कि आप देखेंगे सारे, अगर ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज मेंशन्ड है, अगर मेंशन्ड है तो क्या होगा, आप जाके बोल सकते हैं कि दिस इज माय राइट, दिस इज माय लॉ, आई हैव बीन गिवन दिस राइट। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट है, राइट टू स्पीच है आपको। कैसे, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट है। तो आपको पता कैसे चला, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये बात बोलता है। चलिए, सिमिलरली प्रोवाइड फॉर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब ये देखिए, बड़ा अनोखा चीज है। कैसे, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता, सपोज दैट कोई राजा है, कोई किंग है, तो वो क्या करेगा, जो उसकी जो मर्जी चल रही है वही वो काम करेगा। आज ये किंग खत्म, मान लीजिए एक अच्छा किंग था, कंटिन्यू चल रहा था सारी अच्छी पॉलिसी, ये किंग खत्म तो क्या होगा, तो रूल खत्म, नया किंग आएगा, नया रूल लाएंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या होगा कि कोई दूसरा भी रूलर है, कोई दूसरा, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, या किंग रूल कर रहा है, तो उसको फॉलो क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल बुक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी आएगी। और देखिएगा अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, आर्टिकल 368,
जो आपकी आज की क्लास की हैंडआउट है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं, उसको आप एक बार देखेंगे। जिन जो बिल्कुल ही नए हैं उन बच्चों के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैं बोलूँगा आर्टिकल तो आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो, तो ऐसे आपको थोड़ा सा बेसिक जानना है, ठीक है। चलिए ठीक है। और इस बात का आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं या कुछ गाइड बुक पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। जो चीज़ मुझे लगेगा बहुत बेसिक है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो, ठीक है। चलिए, अब हम कहाँ बात कर रहे थे, हाँ आर्टिकल 368 की बात कर रहे थे। तो उसमें भी देखिए ऐसा बनाया गया है कि चेंजेस भी हम इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि अगर रिजिड हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या होगा उसको, तो वो आज के ज़माने के लिए अच्छी नहीं रहेगी, तो इसीलिए उसको अमेंडमेंट का भी प्रोसीजर दिया गया है। खैर ये सब चीज़ हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको पता चल गया। और अब हम आगे टॉपिक में जाते हैं। तो देखिए अभी तो क्या था, समझने की बात थी, लेकिन अब प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसकी तरफ हम जाते हैं। तो कोई पूछे क्या है तो ये क्लियर हो गया, लेकिन इसमें क्या है, व्हाट डज इट कंटेन्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा चीज होगा जो सबसे ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या है, जो सबसे पहले हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो अडॉप्ट जब किए थे तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि एट प्रेजेंट इसको, इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करके अमेंडमेंट वगैरह जब करते गए तो हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको ये तो खैर याद ही हो जाएगा क्योंकि ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं। 9A पार्ट है जो आपका नया है, डेट इज म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। 9B है, ठीक है, कोऑपरेटिव से सोसाइटी से रिलेटेड, एंड 14A है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। तो ये 3 पार्ट आप देख सकते हैं ये एडेड है, ठीक है। और यूजुअली आप देखिएगा किसी भी आर्टिकल और किसी भी पार्ट में अगर ए लगा हुआ है, ठीक है, मतलब नंबर के बाद, ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट भी हैं तो आप देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंस क्या करता है कि ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा। क्योंकि आप देखो जैसे एक नंबर दिया गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके नंबर दिया गया, ठीक है। अभी आपको 2 के बाद लग रहा है कि एक आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ ऐड करना है, तो अगर आप नंबरिंग फिर से 2 के बाद नया 3 देंगे तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, सिंपली 2 के बगल में 2A लिख दिया और जो पुराना 3 4 5 चल रहा था वो कंटिन्यूड रहा, ठीक है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेटिंग का तरीका भी हो गया आपके पास कि मान लो बोला कि कौन सा नया आर्टिकल है अमेंडमेंट से ऐड हुआ है या फिर कौन सा नया पार्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसमें अल्फ़ाबेट लगा हुआ है वो हो सकता है नया है। अब ये 100% करेक्ट नहीं होगा, कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 4 शेड्यूल के बारे में हमने बात नहीं की, तो 4 शेड्यूल जो ऐड हुआ है, देखिए 8 तक तो ओरिजिनल में था, उसके बाद अब 12 हो गए, तो इसका मतलब जो 9th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है और जो 12th शेड्यूल है, ठीक है, वो सब नया है। अब इन शेड्यूल के बारे में हम डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। शेड्यूल क्या होता है ये बताइए। देखिए आर्टिकल में
हर चीज नहीं लिख सकते हैं, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? शेड्यूल से मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने पार्ट नंबर दिया है और पार्ट नेम दिया है। अभी कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, और वैसे भी आपको जब हम बेसिक कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये चीज़ पता होना चाहिए, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़े और हम बताए वी आर डिस्कसिंग पार्ट 4, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा पार्ट 4 में क्या है। वैसे अभी देखिए पार्ट पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी। पहले तो यूनियन एंड टेरिटरी होगा ना, कोई भी स्टेट है तो स्टेट का मतलब क्या है? देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज स्टेट सोसाइटी and second thing is stateless society. Now the major difference between state and stateless society क्या होता है? For example, tribal society is stateless society. State society जो है वो हमारा हो गया इंडियन गवर्नमेंट जैसे हुआ, तो वो स्टेट सोसाइटी है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लॉ तो वहां भी है बट फिक्स टेरिटरी नहीं है। यहां पर स्टेट सोसाइटी में फिक्स टेरिटरी है, वाले स्टेटलेस में फिक्स टेरिटरी नहीं है। देर आर अदर डिफरेंसेस ऑल्सो, बट द बेसिक एंड फर्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग टेरिटरी एंड नॉन टेरिटरी। ठीक है, तो फिक्स टेरिटरी है, तो हमारा फिक्स टेरिटरी कहाँ से पता चल रहा है? यूनियन एंड टेरिटरी से। ठीक है, जो कि पार्ट 1 में है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 में डिस्कस्ड है। सेकेंड थिंग है सिटीजनशिप है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पूरा ही एक बार रीड कर लेना है। सिटीजनशिप, मान लीजिए कि यूनियन एंड टेरिटरी बन गया, आपको टेरिटरी पता चल गया, वहां पे पीपल रहेंगे। पीपल जो सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट और स्टेट के बीच में रिलेशन, मैंने बताया था रिलेशन कैसे पता चलेगा? सिटीजनशिप से। और सिटीजनशिप कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? आपका रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो अगर रिलेशन एस्टैब्लिश होता है तो क्या होता है? किसी भी दो पर्सन के बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है तो इसका मतलब कि यू आर गेटिंग सर्टेन राइट एंड सर्टेन प्रिविलेजेस। ठीक है, एंड सर्टेन राइट एंड प्रिविलेज के अगर आपको देयर इज अ पर्सन ए एंड बी, तो क्या होगा कि एक तरफ से आपको राइट्स एंड प्रिविलेज मिलेगा, दूसरी तरफ से आपको ड्यूटीज भी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट है एंड सिटीजन है, तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या मिल रहा है? फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है। ठीक है, एंड देन देर आर अदर थिंग्स, डायरेक्शन टू स्टेट जो डीपीएसपी है उसको हम बाद में देखते हैं अभी, प्लस कुछ आपकी तरफ भी, ये तो आपको स्टेट दे रहा है बट देर आर सर्टेन ड्यूटीज। देखिए, आपको राइट मिला तो ड्यूटी भी है, तो ये ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी के फॉर्म में। अब देखिए, ये पार्ट 4A है, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है। ठीक है, और सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर भी आर्टिकल 51A है, ये आया। तो ऐसे आप कुछ चीजें सीख सकते हैं, एलिमिनेट करने में भी आपको काम हो जाएगा। खैर, ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है, फर्स्ट क्लास है, इसलिए आपको ऐसे बताया जा रहा है। चलिए, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 5। ठीक है, अब देखिए, टेरिटरी बन गई आपकी, रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, राइट्स एंड ड्यूटी हो गई। उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कैसे टेरिटरी को हम मैनेज कर रहे हैं, और हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू। और फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? एक यूनियन है और एक स्टेट है। ठीक है, एंड देन यू विल सी दैट यूनियन टेरिटरी है, एंड लेटर विल सी दैट जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, देन पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज भी आ गई, और बाद में देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि देयर आर स्पेशल एरिया ऑल्सो। ये एरिया कौन से एरिया? ये एरिया वैसे एरिया हैं जिसमें कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और रहते हैं, तो उनके लिए हम एक अलग पार्ट ले आए
ठीक है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज का पार्ट। ठीक है, अब जब हम सारा पार्ट बता दिए, सबको स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिए, तो स्ट्रक्चर के बीच में भी रिलेशन स्टैब्लिश करना जरूरी है ना, एंड दैट इज डिफाइंड बाय पार्ट 11, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। चलिए, ये तो बात है समझने की बात। दूसरे तरीके से भी हम याद कर सकते हैं इनको, थ्रू निमोनिक्स। एंड निमोनिक्स इसका बहुत ही फेमस निमोनिक्स है, क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। ठीक है, अब यू कैन, तो यू से क्या हो गया? यूनियन। कैन, कैन से आप देखिए सी से सिटीजनशिप, देन फ्लाई, फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स, देन डायरेक्टली, ठीक है, डीपीएसपी फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटी एफ से, ठीक है, फ्रॉम यूएस, यू से यूनियन, एस से स्टेट, ठीक है, टू यूपी, देन अगेन यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत। अब टू मीट, तो टू से कुछ नहीं, मीट, मीट से एम से म्यूनिसिपैलिटी, टू मीट चाइल्ड ऑफ, चाइल्ड ऑफ तो CHILD, सी जो है सी से क्या होगा? कोऑपरेटिव, श्याम, श्याम कर लो या श्यामा कर लो या सीता कर लो, एंड राम, तो श्याम से क्या हो गया? शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, एंड आर से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो आप निमोनिक्स की तरह भी याद कर सकते हो। मैंने आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया था कि तो लॉजिकली अरेंज्ड है, आप वो भी देख लिए थे कि कैसे लॉजिकली सारा चीज अरेंज्ड है। ठीक है, अब इसका भी एक निमोनिक्स है, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको इस नेमोनिक्स के थ्रू आप बाकी के पार्ट 12 टू 22 भी याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। जो फर्स्ट लेटर है यहाँ से भी आप सारा फर्स्ट लेटर मिला लोगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो एक तरीका है पार्ट्स को याद करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं शेड्यूल्स की। तो शेड्यूल्स क्या था मैंने आपको बताया था, बताइए। शेड्यूल्स में क्या होता था? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चलता था हमें, अगर किसी आर्टिकल में नहीं कवर्ड है तो वो हम शेड्यूल के माध्यम से जान सकते थे। ठीक है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी आर्टिकल है। अब जो आर्टिकल है उसमें लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, इट डील्स विद आर्टिकल विद ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगा? लिस्ट हमें शेड्यूल 8 से मिलेगा। और देखिए, इससे डायरेक्ट पार्ट से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन उतना नहीं बनता है, बट समटाइम वो एलिमिनेट एक ऑप्शन आ सकता है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स, कुछ आसान आसान ही आता है जो कि आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से। बट शेड्यूल से डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, कि लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज इन, या फिर 8 शेड्यूल डील्स विथ, ठीक है, 9 शेड्यूल डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल, ठीक है, 10 शेड्यूल, तो ये डायरेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो इसका भी एक निमोनिक्स आता है, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम।
ठीक है। ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एक सेकेंड। वन सेकेंड। Once again, there is a mistake. ओके, सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो ये तो नेमोनिक्स था आपका, ठीक है। नेमोनिक्स मुझे याद रहता नहीं है, आपके लिए मैं हमने रखा है, ठीक है। अगर आपको मदद मिलती है तो ठीक है। अब आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो स्टेट्स एंड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से। सेकंड, इसमें क्या है? इसमें एमॉल्वमेंट्स, अलायंस एंड प्रिविलेज है, ठीक है। एक एक करके हम इन सारे जो शेड्यूल्स हैं उसको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? तो फर्स्ट शेड्यूल में हमने देखा कि दो चीज़ है, क्या है? नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एंड नेम ऑफ यूनिट एंड देयर एक्सटेंट। यहाँ पे 4 आर्टिकल्स हैं। यहीं पे पता चलता है कि फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि भारत, यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें हमारा जो नाम है वो भारत और इंडिया दोनों ही है, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या है? देखिए, सेकंड शेड्यूल अभी हमने देखा कि सेकंड शेड्यूल क्या डील करता है? रिलेटेड टू एमॉल्वमेंट्स, अलायंसेस एंड प्रिविलेज एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है ये लगभग आप समझिए क्या है कि क्या सैलरी होगा, ठीक है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन किन लोगों की सैलरी के बारे में बताता है? देखिए, अभी तक एज पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही आ जाता है कि दिस इज रिलेटेड टू एंड सेकंड शेड्यूल। जो आपका जो पुराना टेबल था, आप सिर्फ ये निमोनिक्स याद कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब 50% 70% क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन बीपीएचयू जो है एक स्टेप आगे जा रही है, तो इसीलिए हमारी तैयारी भी थोड़ा सा हल्का, बहुत आगे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में इन लोगों को भी देख लेते हैं। तो आप सोचिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन क्या ही यहाँ पे, डिग्निटरीज का ही यहाँ पर रहना चाहिए शेड्यूल में। तो आप देखते हैं पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? तो इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सबसे पहले होगा। अब स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो गवर्नर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोनों ही जो है एग्जीक्यूटिव हेड हैं, ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, तो दोनों का ही रहेगा। अभी देखिए सेकंड चीज क्या है? अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट की बात करें चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो क्या होंगे? आप लोकसभा की बात करेंगे तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैं। सिमिलरली राज्यसभा की बात करेंगे तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन है। तो इनका तो सैलरी रहना ही है, ठीक है। सेकंड चीज, सिमिलरली स्टेट में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दोनों तो सिमिलर है। देखिए, अगर स्टेट का, अगर सेंटर के पास सेंटर का रहेगा तो स्टेट का भी रहेगा। सिमिलरली है भी सेंटर का है तो स्टेट का भी रहेगा। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप सेंटर का याद कर लो, स्टेट का कर लोगे।
सिमिलरली जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट का भी होगा। अब सीएजी क्या है, सीएजी तो एक ही है, तो सेंट्रल स्टेट का कोई लफड़ा नहीं, इसीलिए ये है। अब यहाँ पे आप नोटिस करने की बात क्या है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक सिंपल मिनिस्टर है, इनफैक्ट क्या है, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब बात करते हैं चेयरमैन की सैलरी है या नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जिसकी ड्यूटी करता है उस उसकी वो सैलरी लेंगी। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग लाइक प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट की सैलरी एंजॉय करेंगे, जो सारा अलाउंसेस होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। इफ ही इज एक्टिंग एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो क्या होगा, उनकी जो सैलरी होगी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन जितने भी आएंगे क्लियर है। चलिए अब आते हैं थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं हम। थर्ड शेड्यूल डील्स विथ ओथ्स एंड फॉर्मेशन, ठीक है। ओथ देखा होगा आपने, जब कोई मिनिस्टर बनता है देन ही टेक्स ओथ, ठीक है। तो ओथ का इंपॉर्टेंस ऐसे है। अब कौन कौन से ओथ लिए जाते हैं, कौन कौन से लोगों का ओथ्स मेंशन है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आप सिंपल एक लॉजिक देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मिनिस्टर बनना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना कैंडिडेचर फाइल करेंगे फॉर सपोज दैट अभी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो एमपी बनना है तो आप एक कैंडिडेचर फाइल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक कैंडिडेट है, ठीक है। अब वो कैंडिडेट इलेक्ट हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वो एमपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये एमपी भी क्या करेगा, एक ओथ लेगा, एंड देन सपोज दैट ही बिकम्स यूनियन मिनिस्टर, ही विल आल्सो टेक ओथ, क्यों? क्योंकि हाँ ओथ ऑफ सीक्रेसी भी ऐड हो जाएगी। तो देखिए ये कवर हो गया आपका, ओके। सिमिलरली दिस विल हैपन इन द स्टेट आल्सो, तो स्टेट का भी कवर हो गया। अब 9 में से 6 तो आपको याद हो गया, ठीक है। अब बाकी वहाँ भी सेम चीज़ था, लास्ट के 3 कौन से थे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, जजेस ऑफ हाई कोर्ट थे एंड सीएजी थे। तो 9 के 9 याद हो गए आपके, ठीक है। चलिए अब क्या है, फोर्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। तो हमने 3 शेड्यूल कर लिया है, अब आगे के शेड्यूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में कौन कौन से सीट कितने कितने सीट्स हैं हर स्टेट का वो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 4 एंड 80। अब आप देखो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की बात कर रहे हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या था, शेड्यूल एरिया की बात कर रहे थे, और सिक्स शेड्यूल में क्या था, अदर एरियाज, ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज का। तो ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है। अब जो शेड्यूल एरिया है ये हम लोग आगे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि शेड्यूल एरिया क्या है, ठीक है। तो आप देखिए ये मेनली क्या है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमारा, जब हम पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर लाए थे, वही कैरी फॉरवर्ड हुआ ट्राइबल्स को हमारे समाज में ऐड करने के लिए, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच हम कंटिन्यू पुरानी
प्रीवियस अप्रोच को लेते हुए आगे बढ़े थे। अब उसमें शेड्यूल एरिया में आप देखते हैं कि शेड्यूल एरिया जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब कितने स्टेट्स में जो हैं ये शेड्यूल एरिया हैं, तो एट प्रेजेंट आप देखिएगा कि 10 स्टेट में ये शेड्यूल एरियाज हैं। ये 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, देन झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। तो ये जो 10 के 10 स्टेट हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि इनमें से कौन से स्टेट शेड्यूल एरिया में नहीं है या फिर शेड्यूल के अंदर फॉल नहीं करते हैं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देन नंबर भी याद होना चाहिए। कभी एक स्टेटमेंट आ सकता है कि देयर आर 9 शेड्यूल एरियाज इन इंडिया, स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो 9 नहीं है, 10 स्टेट है, तो ये याद रहना चाहिए। देन देयर आर, अब शेड्यूल एरिया आप बोलोगे कैसे लिया जाता है, तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक होने चाहिए, देन जो अंडर डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ, देन देयर इज रीजनल डिस्पैरिटी होनी चाहिए वहाँ पे, जहाँ की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो हैं वो थोड़ा लेस होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ क्राइटेरिया हैं। फिलहाल हम क्राइटेरिया की बात नहीं करते हैं, हमें जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना था वो हम जान गए हैं, ठीक है। देन सिमिलरली देयर आर अदर ट्राइबल स्टेट, ठीक है, जो कि हम बताएं जो कि एक्सक्लूडेड एरिया थे, फुली एक्सक्लूडेड एरिया। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इसको भी आप याद कर सकते हैं, ATMM, ठीक है, या फिर ATM विदाउट मनी आप याद रखो, ATM विदाउट मनी, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप बोलोगे मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़े, विदाउट मनी, ठीक है, तो मनी नहीं है, ओके। चलिए अब 7 शेड्यूल की बात करते हैं। 7 शेड्यूल में क्या है? सेवन शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पावर जो हम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन 3 लिस्ट। देखिए अभी क्या हमने बताया कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब स्ट्रक्चर है तो सबके पास एक लिस्ट रहेगी कि ये सब काम आप कर सकते हैं, सेंटर कर सकता है, ये सब काम स्टेट कर सकता है, ये दोनों काम हम मिलके करेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे 3 लिस्ट तैयार किए जाते हैं। ये कौन से 3 लिस्ट हैं? ये लिस्ट है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। हर लिस्ट का एक फंक्शन है। तो यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट जो है वो उस पर कौन लॉ बनाएगा? जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सिमिलरली स्टेट लिस्ट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। वेयरएज कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें कि कॉन्करेंट पावर है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें सेंटर का लॉ बना हुआ है तो डेट विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ, ठीक है। यस देयर आर आल्सो कंडीशन जब स्टेट लिस्ट पे भी सेंटर लॉ बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 252, 253 ये सब हम बाद में भी डील करेंगे, अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लिस्ट, ठीक है। अब आप लिस्ट को कभी आप एक बार गूगल सर्च करके लिस्ट आप देखिएगा, और लिस्ट को जब आप देखिएगा तो ये आप देखेंगे कि मोर दोज सब्जेक्ट्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, वो यूनियन लिस्ट में है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा डिफेंस हो गया, नेवी हो गया, आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो है वो सब चीज़ कहाँ पे है? वो सब चीज़ सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। देन रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये आप ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ वन इज नॉट इन स्टेट लिस्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन यूनियन लिस्ट। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो भी आप एक लॉजिक लगा सकते हैं। उसी तरह आप स्टेट लिस्ट में देखेंगे तो स्टेट लिस्ट में जो होगा उसमें पुलिस होगी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, इन सब में क्या है, इन सब में स्टेट की मशीनरी होनी चाहिए जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके। तो सेंटर के पास ये सारी चीज़ इतने मशीनरी नहीं होते, मशीनरी तो स्टेट के पास है, ठीक है।
तो ये कौन जरूरी के मोस्ट प्रोबेबली किस में होना चाहिए, स्टेट में, इसीलिए पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, ये सब स्टेट के अंदर आया गया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। देन कुछ चीज़ें हैं जो कि दोनों को, सेंटर एंड स्टेट दोनों को लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें कंकरेंट लिस्ट में। इसके अलावा भी एक चीज़ होता है रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। आपने एक बार एक लिस्ट तैयार कर लिया है और ये लिस्ट जो है, दिस इज रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। ये लिस्ट जो है ये एग्जॉस्टिव तो नहीं है, जैसे जैसे नया चीज़ें आएंगी तो हो सकता है कुछ नई ऐसी चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें मिस हो गई होगी, तो वो सारी चीज़ कहाँ पे आएगा, रेसिड्यूरी पावर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ नॉट बीन कवर्ड, तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो रेसिड्यूरी पावर में आ जाएगा। क्या रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, वो सेंटर के पास है, यूनियन के पास है। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से, पहले सब्जेक्ट कितने थे, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कीजिए। कि देखिए यूनियन के पास स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट के पास 66 थे और कंकरेंट लिस्ट में 47 थे। तो देखिए ऑब्वियसली यूनियन के पास इंपॉर्टेंट होने चाहिए और लार्जेस्ट सब्जेक्ट होने चाहिए, इसलिए 97 है, वहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट ये नंबर आपको याद रखना है, प्रेजेंटली 161 एंड 52 रेस्पेक्टिवली है, मोर इम्पॉर्टेंट वाज द ओरिजिनल वन, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि ये जो है स्टेट लिस्ट में 61 से 61 हो गया और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो 5 घट रहा है और ये 5 बढ़ रहा है, देयर इज -5 एंड देयर इज +5, इसका मतलब इंडिकेशन क्या है कि ये हो सकता है इंटरचेंज हो गया और एग्जैक्टली यही हुआ है, ठीक है। देयर वाज अ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, यहाँ पर क्या गया था, 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ wild animal and birds, then weights and measures, and the last one is administration of justice and justice, constitution, organization of all courts except supreme court and high courts। तो ये जो 5 चीज़ें हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम कि वेदर एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ये कंकरेंट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता है कि वो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आ गया। तो दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो चलिए, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक तो यही कि ये लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। देन रेसिड्यूरी पावर के बारे में आ सकता है, देन दिस टाइप ऑफ ये कि ये किसके पास पावर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शेड्यूल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल इज 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल की हमने स्टार्टिंग में चर्चा भी की थी। 8th शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, 8th शेड्यूल इज रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज का लिस्ट है। इस लिस्ट में जो लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हो सकता है इसके अलावा भी किसी लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ओरिजिनली वी नो देयर वर 14 लैंग्वेज और प्रेजेंटली कितने लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका एक यही निपट गया कि कितने लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज। सेकंड, देयर इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, और ये लिस्ट कहाँ पे है, ये देखिए ये सारा लिस्ट है, असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। तो ये 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब हो सकता है एक आप पढ़ोगे बहुत बार तो 22 लैंग्वेज याद हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि एग्जाम प्रेशर में 22 लैंग्वेज रट के जाओगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि ये तो
मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद नहीं भी हो तो देखिए एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है जो कुछ सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंट क्या है, जो बाद में ऐड हुआ वो सिग्निफिकेंट है। देन मान लीजिए आप किस एरिया के, मान लीजिए बिहार का क्वेश्चन है, देन संथाली एंड मैथिली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना ही है। अदर देन दिस आप देखिए कि 3 अमेंडमेंट्स जो हैं उन अमेंडमेंट्स को आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहले सिंधी जो है ऐड हुआ था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच वाज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी एडेड आफ्टर अमेंडमेंट, तो ये कौन सा हो गया, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुआ, ठीक है। सेकेंड चीज, दूसरी बार अमेंडमेंट हुआ, दूसरी बार अमेंडमेंट का हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें कौन थे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। नेपाली भी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, एडजॉइनिंग रीजन, ठीक है। नेपाल इज द बॉर्डरिंग कंट्री। फिर आप देखिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वाज एडेड 4 लैंग्वेज। देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये लास्ट में जो 4 थे वो कौन से थे, बोडो, मैथिली, संथाली, ठीक है। देन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप देखिए, थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिए 21 + 71 और टोटल ऐड कीजिएगा तो 92 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों से थर्ड वन 92 बन जाता है। देन 2011 में जो उड़िया था, दिस उड़िया बिकम उड़िया, तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज फर्स्ट क्लास है, आप धीरे धीरे देखोगे कि ये दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन फॉर यू। चलिए अब आते हैं 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में, 1 सेकेंड, देखिए आपको पता था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। अब इसके बाद जो है वो 9th, 10th, 11th, 12th ये सारे कैसे होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, और सबसे पहला 9th शेड्यूल ऐड हुआ। अब 9th शेड्यूल कैसे ऐड हो रहा है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड होगा, ठीक है, 1951। तो यहाँ पे देयर वाज सम कन्फ्लिक्ट इन फंडामेंटल राइट, उसको रिगार्डिंग इसको ठीक करने के लिए ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। यहाँ पे आप देखिएगा एक्ट्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इन सब चीज़ को सबसे पहले डाला गया था, ठीक है। एंड अब बोलोगे क्या इन्हीं सब चीज़ तक सीमित है, तो इन्हीं सब चीज़ तक सीमित नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर, अब ये जो बोल दिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कौन डाल सकता है 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में किसी लॉ को डालना है तो ये पार्लियामेंट डाल देगा। अब 9th शेड्यूल में होता क्या है, अब 9th शेड्यूल में अगर हम किसी लॉ को डाल रहे हैं, ये क्यों लाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 9th शेड्यूल ऐसा बनाया गया कि अगर आप किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिए हैं तो दैट बिकम इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ, देखिए सिंपल अभी के लिए समझिए कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अब वो लॉ हो सकता है जो कुछ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ठीक है, कुछ बेसिक टीनेंट्स हो उसके अगेंस्ट हो, तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकती है, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, इट इज अगेंस्ट द बेसिक टीनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी चीज को जो ये इसी लॉ को जो रिव्यू किया गया बाय जुडिशरी इज टर्म्ड एट जुडिशियल रिव्यू। ये हम यूएस कॉन्सेप्ट से, यूएस में ये प्रिडोमिनेंटली ओरिजिन है इसका, ठीक है। अब देखिए 9th शेड्यूल पे हम आते हैं फिर से, तो हमने देखा कि भाई ये कौन ऐड कर सकता है और 9th शेड्यूल में है क्या, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ ये हम जान लिए। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
में ये ऐड हुआ। फिर अगर आप देखिएगा कि एक और क्वेश्चन आता है, ये तो हम देख लिए कि ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, देन जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं। अब देखिए हमने हमने स्टार्टिंग में क्या बताया कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ को आप रख देंगे वो जुडिशियल रिव्यू में के से बाहर हो गया। बट आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जुडिशरी ने लाया ये कह के कि ठीक है अमेंड कर सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि चेंज हो रहा है, लेकिन आप कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कंप्लीट चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अमेंड कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि कुछ बेसिक टीनेट्स को पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी की बात करता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इक्वालिटी रहना चाहिए, ठीक है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए, तो आयर कोहली केस था 2007 में, बाद में आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझ जाओगे अगर अभी अनक्लियर भी है, छोटा सा बेसिक समझो आज की क्लास के लिए। तो आयर कोहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अप्रैल 24 1973 के बाद जो केसेस हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। अब आप बोलोगे कि अप्रैल 24 1973 का ही क्यों डेट रखा? क्योंकि यही वो दिन था जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये केशवानंद भारती केस में हुआ था, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ठीक है। तो आज हम उतने डेप्थ में नहीं जाते हैं कि वी आर जस्ट गेटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला कि 9th शेड्यूल के बाद जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, तो हमने 9th शेड्यूल तो पढ़ लिया। अब 10th शेड्यूल कहाँ से आया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब ये क्या डील करता है? इट डील्स विथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब डिफेक्शन क्या होता है? दल बदलने को ही डिफेक्शन बोलते हैं। पहले क्या होता था कि जो एमएलएस थे वो क्या करते थे, वो एक पार्टी में है और दूसरे पार्टी में स्विच कर जाते थे। इससे क्या होगा? इससे जो होता था कि मेजॉरिटी लूज कर जाता था। आपने देखा होगा वो हरियाणा का के जो मेंबर थे जिनके ऊपर हर्ट द स्लोगन आया राम गया राम, ठीक है। तो दिस गया राम वाज द इलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा एंड उन्होंने डिफेक्शन को बहुत पॉपुलर कर दिया था। और उसके बाद जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उन्होंने 10th शेड्यूल लाया, ठीक है, बाई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ताकि एक स्टेबिलिटी प्रदान हो, ठीक है। तो ये हम देख लिए 10th शेड्यूल। अब 10th शेड्यूल में दो आर्टिकल इसको गवर्न करता है, 102 एंड 191। 102 पार्लियामेंट के लिए एंड 191 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। चलिए, सिमिलरली 11th और 12th शेड्यूल आया, ये तो आपको पता ही है कि देन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेस्पेक्टिवली। देन ये क्या है? ये म्यूनिसिपैलिटी, ये पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। एक और क्वेश्चन आता है कि 11th शेड्यूल में कितने सब मैटर्स हैं, तो आप देखेंगे 29 मैटर्स हैं पंचायत के लिए एंड 12th शेड्यूल में 18 मैटर्स हैं, ओके। अब ये था बेसिक आपका सारे ही शेड्यूल्स का, सारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स का, ठीक है। अब आपने बेसिक सारा आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये जान लिया। फिर आप देखिएगा कि जैसे आप चेंजेस हुआ, तो चेंजेस कैसे हुआ? अमेंडमेंट के थ्रू। अब अमेंडमेंट बात करेंगे तो अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ये बताया।
जैसे कि कुछ लास्ट के अमेंडमेंट है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर एग्जांपल लीजिए, तो क्या था, वो एनजीएसी के लिए था, ये तो खैर हट गया है अभी, ठीक है। फिर आप देखिए 100, अभी 100 ले लीजिए, ठीक है, 101 ले लीजिए, तो ये सब जो लास्ट के कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब ये 100 देखिए तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। देन 101 जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सिमिलरली 102 एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। अभी देखिए लास्ट कल ही एनसीबीसी पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, क्योंकि हम बोले लास्ट जो अमेंडमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट 5। जीएसटी से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, बल्कि हर एग्जाम में लगभग आ चुका है। देन 103 ईडब्ल्यूएस, अभी बीपीएससी की जो मेंस हुई थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आया था। 104 रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन के लिए स्क्रैप किया गया था। देन यू विल सी हाई चांस, अगर अब देखो ये जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं सिर्फ, देन 105 स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसी that are socially and educationally backward, ठीक है, स्टेट को पावर मिल गया है, ठीक है। तो आप ऐसे देखो कि इन सब से रिलेटेड भी चीज़ें जो चेंजेस हो रही हैं वो भी आएगा, जैसे 104 में रिजर्वेशन में चेंज हुआ, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन स्क्रैप हुआ, ठीक है। then you will see the number of there are changes related to this, तो इससे भी जो चेंजेस इफेक्ट होगा वो आपको आएगा, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस में आप देखिएगा आर्टिकल 16 दिस बिकम इम्पोर्टेंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 279A 269A ये जो है ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो चेंजेस हुए हैं इनसे, इस अमेंडमेंट के कारण वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनके जो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो करंट को भी लेना है आपको, करंट से रिलेट भी करना है, क्योंकि जो नया पैटर्न है उसमें करंट का भी इम्पोर्टेंस दे रहा है बीपीएससी, ठीक है। सिर्फ स्टैटिक जो ओल्ड मेथड्स है वही चीज़ नहीं पूछ रहे, कुछ नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ टेकिंग समथिंग फ्रॉम अदर स्टेट पीसीएस, समथिंग फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो, ठीक है। तो जो बोरोइंग कॉन्सेप्ट है उसको भी आप क्लियर करेंगे। चलिए, तो आज हम थोड़ा लेक्चर को शॉर्ट रखे हैं, अगले दिन से इतनी शॉर्ट लेक्चर नहीं होगी, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, आज आप बेसिक देख लीजिए, कल से पॉलिटी का मोर डिटेल लेक्चर होगा, ठीक है। इट विल बी अ लॉन्गर वन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे।